दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारे साथ YouTube चैनल हमारा शब्द शैलेंद्र सिंह। हमारे पीछे आप एक स्लोगन पढ़ रहे होंगे, हम तुम बंटी। तो हम तुम मतलब हम और पंकज जी, टी मतलब चाय और बन, ये बन है तो हम तुम बंटी। ये रेस्तरां है, कैफ़े है जो गोमती नगर के विभूति खंड में है। पंकज जी ने इसको शुरू किया, कैसे शुरू किया और पंकज जी की अपनी क्या यात्रा रही, आज हम इस पे बात करेंगे। पंकज जी बहुत बहुत आपका स्वागत है। आपने स्कूल दिनों में ही कैटरिंग का काम शुरू किया सर, वहाँ से जो मदद मिली उसी से आपने पढ़ाई शुरू की। कैसे शुरू किया था सफ़र? सर 2007 में मैंने एडमिशन किया था लखनऊ में, IHM लखनऊ में। तो मैं एक मेरठ के एक गांव से आया था। तो एक तो पहले लखनऊ में मेरा एडमिशन हुआ, तो यहाँ की एक अलग लैंग्वेज थी और फिर मेरठ की एक अलग लैंग्वेज थी। तो उस लैंग्वेज को लेकर के मुझे थोड़ी परेशानी हुई, लेकिन हाँ आगे बढ़ना था तो मैंने अपना एडमिशन स्टार्ट हुआ मेरा। तो घर से उस समय कुछ कम पैसे आते थे, क्योंकि उस समय बहुत ज़्यादा लेविश नहीं था, इस तरीके की चीज़ें नहीं थी। तो मैं कैटरिंग करता था। मैं क्या, मेरे फ्रेंड्स भी कैटरिंग करते थे, आउटडोर कैटरिंग। आउटडोर कैटरिंग में हम लोगों ने सर जो सड़क पे भी शादियाँ होती थी उसमें भी काम किया है। अच्छा। जो 1 घंटे का हम लोगों को उस समय मतलब 4 घंटे का पूरे इवेंट का 80 रुपये मिलता था। 80 रुपये के बाद फिर बढ़ता चला गया, 160 हो गया, सुपरवाइजर लेवल पे पहुंच गए तो 200 रुपये मिलने लगे थे। तो सर हमने बेसिकली वहाँ पढ़ाई करते थे दिन में, रात में हम लोग कैटरिंग करते थे। तो उससे पैसा जो भी इकट्ठा होता था वो अपनी दिनचर्या मतलब अपनी लाइफ में थोड़ा सा चेंज करने के लिए हम लोग यूज करते थे। IHM में पहुंचना मतलब ये था कि हम फूड बिजनेस में ही जाएंगे, जबकि आपके पश्चिम का खासतौर पे कल्चर अपर कास्ट के लिए तो थोड़ा इधर कम रहा। वो शौक कैसे आया? एक्चुअली मैं NDA कर रहा था, NDA की तैयारी कर रहा था दिल्ली में। तो मेरे एक जो मेरे ताऊ जी के लड़के हैं वो एयरफोर्स में हैं अभी, वो इजराइल में हैं, पोस्टेड हैं। तब उन्होंने मुझे मोटिवेट किया कि तुम देखो कुछ अपना करो। तो अभी तुम स्टार्टिंग में एक कोर्स कर लो, बाद में तुम अपना कर लेना, उसमें देख लेंगे जो भी सपोर्ट फैमिली से हो पाएगा। तो उन्होंने बोला कि मुझसे होटल मैनेजमेंट कर लो। तो सर होता क्या था उस समय उनको भी इतना ज़्यादा नहीं पता था। तो होटल मैनेजमेंट का मतलब लोग समझते थे कि आपने होटल कर लिया, आप मैनेजर बन गए तुरंत जा करके। इसलिए उनको भी लगा कि 2 महीने 3 साल की 4 साल की पढ़ाई है, उसके बाद मैनेजर बनेगा, सीधे 30-40 हज़ार रुपये स्टार्टिंग में मिल जाएंगे, तो लड़का सक्सेस हो जाएगा। तो उन्होंने सपोर्ट किया, पापा मम्मी को मनाया, दादा दादी को मनाया, सबको मना करके फिर मुझे एडमिशन दिलाया। अच्छा। लेकिन यहाँ आने के बाद वो सब कुछ जैसा हम लोगों ने सोचा था वैसा नहीं था, क्योंकि होटल मैनेजमेंट करते समय भी काफ़ी दिक्कतें थी। क्योंकि एक तो मेरा बैकग्राउंड हिंदी बैकग्राउंड था कॉलेज का, और वो सारी पढ़ाई इंग्लिश की, अंग्रेजी की पढ़ाई थी। बाकी जो स्टूडेंट्स थे वो बहुत ज़्यादा अच्छी फैमिलीज से अच्छी इंग्लिश बोलते थे। तो उस समय भी लगता था पता नहीं हो पाएगा नहीं हो पाएगा। लेकिन हाँ कोशिश की थी। अंग्रेजी तो नहीं बोल पाए थे, लेकिन हाँ सर कोशिश की। मतलब अंग्रेजी बोलने वालों को होटलों में ज़्यादा जल्दी काम मिलता है, क्योंकि लोगों को लगता है कि इनका कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी है। तो लोगों को ये भी कह सकते हैं कि बेवकूफ़ बनाना अंग्रेजी में थोड़ा आसान होता है। अच्छा। फिर IHM से आप लोगों ने जो आउटडोर कैटरिंग शुरू की, हाँ सर, वो सफ़र कैसे रहा? पहली जॉब कहाँ की? सर मैंने IHM से जब मैं कैटरिंग करता था तो हम लोग की इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग सबसे पहले जो थी मैं गया था वो गोरखपुर क्लार्क सिंह में गया था। अच्छा। हाँ, तो वहाँ पे सर 72 घंटे काम करना, और कभी एज्यूम नहीं किया था कि हम लोगों को होटल के अंदर जो रूम्स होते हैं उसकी WC भी साफ करना पड़ेगा। वो एक मतलब मैं तो ठाकुर फैमिली से आता हूं। WC का मतलब? WC मतलब जहाँ पे हम लोग जो वॉशरूम होता है, तो जो वार्डरोब होता है, मतलब जहाँ पे हम लोग सुबह को अपने आप को फ्रेश करते हैं, तो उसको बाथरूम को पूरा WC साफ करना, उसको पूरा साफ करना, रूम को बनाना, जूते चप्पल उठा करके दूसरे के कपड़ों को सुसज्जित करना। तो ये हमने किया था उस समय पे। लेकिन अपने घर में हम नहीं करते थे। हाँ, अपने घर में नहीं करते। और उसके बाद फिर झूठे गिलास उठाना। उस समय एक बार स्टार्टिंग में लगा था कि नहीं हो पाएगा, लेकिन बाद में फिर एक तो सीनियर्स थे जिन लोगों ने मोटिवेट किया, जिन लोगों ने मोटिवेट किया, और ठाकुर फैमिली से आए थे, थोड़ा लगता था नहीं हो पाएगा सर, झूठे गिलास से उठाना ये सब करना। लेकिन बाद में खुद को एहसास हुआ कि आज भी सर ये एहसास होता है कि किसी भूखे आदमी को खाना खिलाना, पानी पिलाना, उसके बर्तन उठाना और उसके लिए सब काम करना एक भगवान का रूप है। भगवान ने हमें भेजा इस काम को करने के लिए। पैसा तो मिलता ही है, पैसा तो आप किसी में भी काम में करेंगे तो पैसा तो आएगा, लेकिन ये एक
हम किसी को खिला पिला रहे हैं, उसके बर्तन साफ कर रहे हैं, तो अच्छा लगता है, थोड़ा सा सेटिस्फेक्शन मिलता है। तो किन किन जगहों पे आपने काम किया? सर मेरी पहली जॉब जो थी, मैंने पढ़ाई के टाइम पे ही आरिफ कैस्टल में स्टार्ट किया था, लखनऊ से ही। हाँ, खाते रहिए। हाँ, देखिए ये बंद है। हाँ। उस समय मैं 3rd ईयर में था जब मेरी पहली जॉब थी आरिफ कैस्टल में। उस समय बहुत ही बहुचर्चित एक क्लब हुआ करता था, मिंट नाम से, लखनऊ का पहला क्लब था। उसमें मैंने एज ए स्टीवर्ड काम किया था, वहाँ पर प्रमोशन हुआ, फिर मैं एक सीनियर लेवल पर कप्तान बना। वो एक वहाँ पे सीखने को बहुत कुछ मिला। अच्छा। लखनऊ के अच्छे अच्छे लोगों को मिलने को मिला। और उसके बाद मेरी जो पहली जॉब लगी वो सर ताज में थी। अच्छा। ताज में मैंने ट्रेनिंग की थी, ताज लखनऊ में ही। फिर वहाँ मुझे नौकरी भी मिली। तो नौकरी टाइम मुझे सर 850 रुपये से मैंने नौकरी स्टार्ट की थी। 850 रुपये मुझे उस समय मिला था पहली नौकरी का। तो वो तो मेरे एक उससे बाहर था। फैमिली वालों ने कहा, मतलब उस समय लगता था 30-40 हज़ार रुपये की नौकरी मिलेगी होटल मैनेजमेंट करने के बाद, और 800 रुपये की नौकरी करना भाई बड़ा बहुत टफ टास्क था कि खुद को कैसे स्टेबल करना है, क्या करना है। हाँ, ये था कि परिवार वालों ने कभी ये नहीं पूछा तुम क्या कमा रहे हो, कितना तुम हमको दे रहे हो, कितना क्या है। कभी मतलब मम्मी पापा की तरफ से या और बाकी फैमिली मेम्बर की तरफ से कभी मुझे इस चीज़ को सुनने को नहीं मिला। हमेशा उन्होंने बोला नहीं, आप अपना खर्चा चला लो बस। तो इसी में फिर मैंने दूसरी जॉब मेरी फिर जयपुर में गया। अच्छा। रॉयल ऑर्किड में गया मैं। रॉयल ऑर्किड में जाने के बाद फिर मैंने बेंगलोर में एक कंपनी को ज्वाइन किया। दूसरा दिल्ली में, फिर दिल्ली में एक एम्बेसडर करके कैटरिंग हुआ करती थी। एम्बेसडर को मैंने एज ए सुपरवाइजर ज्वाइन किया था। फिर कहीं ना कहीं मुझे लगा कि मैं लखनऊ को छोड़ रहा हूँ, क्योंकि ना मैं एक चाहता था कि एक बेस बना करके मैं कहीं ना कहीं रहूँ। तो मैं सर लखनऊ वापस आ गया। लखनऊ वापस आने के बाद उस समय मैंने एक इंडिया अवध करके रेस्टोरेंट होटल हुआ करता था, अभी भी है। उस समय वो रमाडा था, तो इंडिया अवध में वो हम लोग गए थे। इंडिया अवध को मैंने ज्वाइन किया। इंडिया अवध को ज्वाइन करने के बाद फिर मेरी जर्नी वहाँ से लखनऊ में स्टार्ट हुई। फिर उसके बाद मैं क्लब लाइन में आ गया था। अच्छा। लखनऊ के जितने क्लब थे, 0 डिग्री क्लब, क्लब रमाला, अंडरडॉग्स, JBR में टैप्स हुआ करता था, इन सबको मैंने फिर अपना आगे कंटिन्यू करता रहा। अभी लास्ट टाइम मैंने बी द बियर की 2 प्रॉपर्टी को चलाया था, जिसमें एक साइबर हाइट्स में था और एक जहाँ हम लोग बैठे हैं एक यहाँ पर था। तो कोविड की वजह से ये तो बंद हो गया। उसके बाद फिर कोविड के बाद फिर मैंने अपना बिग डैडी करके एक है, उसमें जनरल मैनेजर का काम किया। अभी 10-15 दिन पहले ही मैंने उसको क्विट किया, क्योंकि मैंने अपना स्टार्ट कर लिया था। तो ये हम तुम और बंटी, ये आपने अब स्टार्ट किया? सर देखिए, मुझे चाय पसंद थी। चाय मतलब मुझे कॉलेज टाइम से ही पसंद थी, क्योंकि एक लगता था कि कभी पढ़ाई करने बैठे तो चाय पी ली। और ऐसा ऐसा समय भी बिताया था सर, नो डाउट कि उसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं है कि 3-4 दिन भूखे रहे थे, क्योंकि पैसे की किल्लत थी। क्योंकि परिवार से हमेशा मांगा नहीं जा सकता था, क्योंकि जो एक साथ पैसा आता था वो आपने हॉस्टल को दे दिया, या उस समय होता था कि पैसा आ गया तो दोस्तों में खर्च कर दिया। अब बात की महीने के लास्ट में तो मांगना नहीं होता था, तो पैसा नहीं होता था। तो सर फिर यही था कि अब क्या किया जाए। तो चाय पी करके भी हमने ज़िंदगी को अपने चलाया है। तो चाय पसंद थी, और एक मैं एक किताब भी लिख रहा हूँ सर, वेटर की कहानी। अच्छा। जो एक सामान्य श्रेणी की फैमिली से एक लड़का होता है, और वो पढ़ाई लिखाई करता है, उसको नौकरी नहीं मिलती कहीं सरकारी, क्योंकि या तो वो कैपेबल नहीं होता है, या फिर वो जो भी आजकल हम लोगों का एक रिजर्वेशन का वो चल रहा है, उसकी वजह से उसको नौकरी नहीं मिल पाती है। तो वो आता है एक शहर में, आकर के वो नौकरी करता है। पढ़ाई लिखाई इतना बैकग्राउंड होता नहीं है कि कुछ जा करके पढ़ाई कर ले, तो वो एक वेटर बन जाता है, क्योंकि होटल में नौकरी मिलना आसान होता है। अगर वो थोड़ा सा भी टैलेंटेड है, थोड़ा सा भी काम करना चाहता है, तो होटल में आसान होता है। तो वो एक कहानी है एक वेटर की, कि वो कैसे 7-8 हज़ार 10 हज़ार की नौकरी में अपने परिवार को चलाता है। और खून को तो देखिए सर, थोड़ा सामान्य श्रेणी में थोड़ा सा लगता है कि यार वेटर की नौकरी कर रहा है, मालिक की भी सुनता है, स्टीवर्ड की भी। आजकल क्या है कि लोगों में अब तो थोड़ा सा पढ़ाई लिखाई को मानने में रखते हैं, लेकिन पहले आज से 2-3 साल पहले व्यवहार अच्छा नहीं होता। तू दौड़ा करके लोग जो है वेटरों से बात करते थे। तो वो एक कहानी है उसकी, कैसे उसके फिर शादी हो जाती, कैसे परिवार को उसी पैसे में वो पालता है। तो एक मैंने जो हेडलाइन है इसकी, हम तुम बंटी कहानी हमारी। अच्छा। तो हम तुम मतलब मेरे कोई साथ में एक बैठा हुआ है चाय पीने के लिए, और बन मतलब बन, और टी अच्छी लगती थी, तो ये इसको स्टार्ट किया। ये क्या था, मैंने सोचा था कि मैं इसको ठेले से स्टार्ट करूँगा, लेकिन फिर ये था कि लखनऊ में इतने साल रहने के बाद एक ठेले से स्टार्टिंग करना, एक लोगों की फिर ताने भी मिल सकते थे। तो फिर मैंने सोचा कुछ मैं पैसों को इकट्ठा करता हूँ। और फिर लखनऊ में सर जितना आपने सपोर्ट किया है,
सेम बहुत लोगों ने सपोर्ट किया है। तो किसी ने कहा कि आप मेरा ये सामान रख लीजिए, किसी ने कहा मैं आपको ये सपोर्ट कर दे रहा हूँ, किसी ने आगे बढ़ाने के लिए कोशिश की, तो बनता चला गया सर। मुझे भी नहीं पता था कि बहुत जल्दी इतना बड़ा ऐसा आउटलेट स्टार्ट हो जाएगा और लोग जान जाएंगे। तो बंटी में क्या क्या, जैसे चाय और बन के साथ साथ और क्या? चाय बन के साथ साथ मैगी है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैगी। और मैगी में भी जो आपका आटे की मैगी है उसको थोड़ा सा वो दिमाग में रखा है। बन को भी जो है आटे का जो बना होता है उसको दिमाग में रखा है। बाकी स्टार्टर्स हैं, अच्छा, पास्ता भी है, पिज़्ज़ा भी है, और मैगी का इनोवेशन भी किया है। जैसे आपका कुल्हड़ मैगी वगैरह हो गई, कुल्हड़ में मैगी मिलती है आपको, वो गर्म करके दी जाती है। नाइट में कभी क्या होता है कि इसको होटेलियर्स के लिए ज़्यादा मैंने वो प्रेफर किया है कि रात में जो एरिया है हमारा ये क्लबिंग का है, तो रात में जब स्टाफ छूटता है तो 12-1 बजे तक उनको फिर से भूख लगने लगती है। तो वो लोग आते हैं, कुछ चावल खा लिया, कुछ थोड़ा सा पनीर ले लिया, उसको रखा है माइंड में। 2-4 रोटी भी हम लोग, मतलब रोटी भी, तवा रोटी वगैरह भी हम लोग बनाते हैं यहाँ पे। तो रात में थोड़ा सा वो मतलब एक होता है ना लगाव कि आप जिस स्टाफ के साथ काम किया वही लोग आते हैं, तो थोड़ा सा अच्छा लगता है उन्हीं लोगों के लिए। लेकिन आपने जो कहा ना कि वेटर की कहानी, देखिए क्या होता है, चाय के साथ आजकल बहुत लोग जुड़ रहे हैं। हो सकता है कि इसकी वजह जो हमारे प्रधानमंत्री ने चाय के स्टैंडर्ड को ऊपर उठाया वो भी हो। हमने बहुत सारे देखा कि IIM चाय वाला, इंजीनियर चाय वाला, MBA चाय वाला, आज तो मुझे सोशल मीडिया पे किसी ने लिखा कि पत्रकार चाय वाला भी है। तो चाय अब कोई ऐसा नहीं रह गया कि जिसको लेके आप कोई हिच फील कर सकें। और दूसरी बात, हमने खुद लखनऊ की बहुत सारी पॉश कॉलोनीज़ में देखा कि बहुत अच्छे घरों में कुछ ना कुछ चाय के छोटे छोटे कैफ़े खुले हुए हैं। चाय इतना पॉपुलर कैसे हुई, कुछ आप बताइए। सर चाय को देखा जाए तो पॉपुलर तो पहले से थी। हमारे इंडिया में चाय का कंजम्पशन सबसे ज़्यादा है। और जिस चाय को हम लोग कंज्यूम भी करते हैं वो हर कोई डॉक्टर बोलता है कि हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। ये भी हम सबको पता है, आपको भी पता है, हमें पता है, सबको पता है कि हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। लेकिन आपको एक बहुत कम क्विक टाइम में आपको एक एनर्जी देने वाली चीज़ है। अगर आप कोई भी एनर्जी ड्रिंक लेते हैं तो हो सकता है आपकी बॉडी को थोड़ा सा हार्म पहुँचाए, बट इसमें मिल्क होता है, मिल्क प्रोडक्ट है, अगर आप तो आपकी बॉडी को बहुत कम हार्म पहुँचाएगा और बहुत ही जल्दी आपको एनर्जेटिक देगा और बहुत जल्दी मिल भी जाती है बनने, और बहुत ज़्यादा कम, इतनी ज़्यादा कॉस्टिंग भी नहीं होती, 10-15 रुपये में आपको चाय मिल जाती है। साथ में दोस्तों का साथ मिल जाता है, परिवार का साथ मिल जाता है, बैठ करके कुछ आप अलग बातें कर सकते हैं, बिजनेस की बातें कर सकते हैं, परिवार की कुछ ऐसी बातें कर सकते हैं जो एक चाय पे कहीं आकर के सिमट जाती हैं। तो इसलिए इसका पॉपुलर थोड़ा ज़्यादा है और लोग आजकल बाहर निकल करके थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। और जो मीडियम क्लास है उसके पास इतना आजकल कोविड के बाद इतना बजट नहीं बचा है कि वो जा कर के बाहर किसी बड़े 5 स्टार कैफ़े में, 5 स्टार होटल में जा कर के खर्च कर सके। तो उसको एक एटमॉस्फेयर मिलता है बैठने का, किसी अपने दोस्तों को साथ में लाने का। स्मोकिंग भी इसके साथ थोड़ा जुड़ जाता है, चाय के साथ लोग स्मोकिंग करते हैं, हालांकि वो स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता है, लेकिन लोगों को अब है मार्केट में मिल रहा है तो लोग पिएंगे। तो उसके साथ साथ वो लोग अच्छी बातें अपने आप कर सकते हैं। आपके यहाँ जैसे मैंने देखा कि छोटे छोटे इवेंट भी हो सकते हैं क्या, किस तरीके से? ओपन माइक है और क्या क्या? ओपन माइक भी करते हैं, लाइव म्यूजिक भी करते हैं। अच्छा, इसका एक छोटा सा उदाहरण मैं देता हूँ कि समिट बिल्डिंग है, साइबर हाइट बिल्डिंग है, बहुत सारे कैफेज हैं इधर, अनगिनत हो चुके हैं। तो वहाँ का स्टाफ आता है, वहाँ जो काम करते हैं लोग, चाहे वो सिंगर है, चाहे वो डीजे वाले हैं, तो उनकी भी एक लाइफ है। अच्छा, नौकरी करना द डिफरेंट थिंग, लेकिन उनकी भी लाइफ है, वो भी चाहते हैं कि कहीं बैठ करके चिल करें हम भी। तो मैं भी नौकरी करता था, तो मेरा ही मन होता था मैं भी डांस करूं, मेरा ही मन होता है कि जा करके जैसे वो सामने बैठा है आदमी, मैं भी बैठ करके थोड़ा सा एंजॉय करूं। चलो अल्कोहल नहीं तो चाय कॉफ़ी तो ये तो पिया जा सकता है, लेकिन नहीं कर सकते आप नौकरी, क्योंकि आप बंधे होते हैं किसी चीज़ से। तो आपने 12 बजे, 1 बजे, 3 बजे तक हमारा आउटलेट चलता है, 12-1 बजे तक आपने क्लोजिंग की अपने आउटलेट की, आप आ गए यहाँ पे, वही सिंगर आते हैं, वो अपने दोस्तों को एंटरटेन करते हैं और रात में वो आपने चाय पिया, आराम से मस्ती करी और लाइव म्यूजिक चलता रहता है। आपका जो कैफ़े है वो दोपहर 2 बजे से रात को 3 बजे तक खुला रहता है। एक सवाल और है कि जैसे आपने स्टार्टअप शुरू किया, बहुत सारे लोगों को लगता है कि स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं, क्या बजट और किस तरीके से इस चाय के बिजनेस को और जो इसके साथ है उसको लेके कितने बजट में वो कर सकते हैं? देखिए सर, अगर चाय के बिजनेस की केवल बात करें तो आजकल बहुत सारी ऐसी फ्रेंचाइजी तो 1 लाख 2 लाख रुपए में स्टार्ट हो जाती है। बट प्रॉब्लम उन लोगों के साथ क्या है कि मैं किसी ब्रांड की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वो मिल्क की टी नहीं देते हैं, वो पाउडर की टी देते हैं। अच्छा,
मतलब जो आपका प्री मिक्स पाउडर हाँ, होता है, प्री मिक्स होता है कि आपने मशीन का एक बटन दबाया, आपको चाय निकल चाय के आ गई, तो वो चाय नहीं हुई, वो आपका एक तरह का प्रिजर्वेटिव, आपने कुछ भी लिक्विड पिला दिया लोगों को, तो वो 1 लाख 2 लाख रुपए की फ्रेंचाइजी मिल जाती है आपको, जिसका एक मशीन मिलती है, 2-4 कुर्सियाँ मिलती हैं, आपने स्टार्टअप स्टार्ट कर दिया। लेकिन जो आपका ये कॉन्सेप्ट है जो आपने ये बनाया है, इसको बनाने के लिए सर 4-5 लाख रुपए का आपका इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि बिल्डिंग कॉमर्शियल ली थी, इसलिए भी ली थी क्योंकि सर कल को नगर निगम आकर के कोई भी एक ऐसा नहीं करना चाहते थे कि लोग आकर के आपको पिंच करें कि आपने ऐसा क्यों कर लिया, ऐसा क्यों नहीं किया। एक बहुचर्चित बिल्डिंग है रोहतास आर्केड में, ये हम लोग बैठे हुए हैं, पार्किंग की सुविधा है, यहाँ पे गाड़ी आप लगा सकते हैं, तो इसका बजट से 5 से 6 लाख रुपए तक का चला गया था। मतलब नॉर्मल थोड़ा सा अच्छे में अगर करें तो 5 से 6 लाख में खुल सकता है। और कुछ नए लोगों को आप कहना चाहते हैं जो आपकी तरह के हैं, छोटे शहरों से आए हैं और बड़े शहर में सर्वाइव करने के लिए कुछ करना चाहते हैं? देखिए सर, मैं तो बिल्कुल हमेशा उन लोगों के लिए, मैंने भी बहुत लोगों से बहुत कुछ सीखा है, अच्छे लोग भी मिले हैं, बुरे लोग भी मिले हैं। लखनऊ में तो खैर आप अगर देखा जाए तो मतलब बातें बहुत रात में करने वाले बहुत होते हैं कि वो तो मुख्यमंत्री बन जाते हैं, खैर क्योंकि जिस लाइन में मैं था तो वहाँ तो हर एक मुख्यमंत्री होता है, रात को खास तौर पर, लेकिन जो दिन में बात करते हैं उन लोगों ने मोटिवेट किया है। तो मैं तो अपने जनरेशन के लोगों से और अपने होटेलियर से तो यही कहना चाहूँगा कि इस इंडस्ट्री में जो रिवेन्यू और जो सरकार को हम वो कर पाते हैं, सपोर्ट कर पाते हैं, वो सबसे ज़्यादा है। सरकार से तो पहले मैं अपील करना चाहूँगा कि हम लोगों के बारे में, हमारी इंडस्ट्री के बारे में उनको सोचना चाहिए, क्योंकि हमारी इंडस्ट्री में जो लोग आते हैं पढ़े लिखे, मैंने ICM की पढ़ाई की है, 8 से 10 लाख रुपए की पढ़ाई की है मैंने, और एक एजुकेटेड फैमिली से हैं, तो एक अच्छी फैमिली से आते हैं और पढ़े लिखे लोग होते हैं, तो सरकार को भी ये सोचना चाहिए कि हम सबसे ज़्यादा रिवेन्यू हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म से लेते हैं। आज की डेट में अगर देखा जाए तो कम से कम सर 150-200 बार हैं लखनऊ के अंदर, जो बहुत बड़ा एक रिवेन्यू देते हैं। और हम लोग इतनी बड़ी बड़ी शादियाँ, बड़े बड़े इवेंट कराते हैं, हम ही लोग कराते हैं, हमारी टीम होती है, हम ही लोग होते हैं सारे। तो सरकार को हम लोगों के बारे में कुछ सोचना चाहिए। जब भी अभी अगर कुछ भी कोविड का कुछ आएगा तो सबसे पहले हमें बंद करा दिया जाएगा, क्योंकि उनको लगता है कि ग्लैमर है, सब कुछ इनको पहले बंद कर दी तो सब कुछ जो है स्टेबल हो जाएगी, चीज़ें बंद हो जाएंगी चीज़ें। तो मैं सरकार से भी कहना चाहूँगा कि थोड़ा सा सपोर्ट करें इस इंडस्ट्री को, और आगे जा सकते हैं हम लोग, क्योंकि हम टूरिज्म का मुख्य आधार है हम लोगों के अंदर। सीरियसली मतलब हम लोग कभी कोई रिजर्वेशन नहीं मांगते किसी से, कुछ नहीं। जो भी 8-10 हज़ार रुपये से स्टार्टिंग करते हैं अपनी नौकरी को, अपना काम करके अपने टैलेंट के आधार पर हम लोग नौकरी को करते हैं। और लखनऊ में जितने भी ओनर्स हैं उनका तो हम भाई थैंक्स तो रहेगा ही हमेशा, धन्यवाद उनके लिए करूँगा मैं हमेशा, कि अपना इन्वेस्ट करके नौकरी देते हैं। हर कोई कमाना चाहता है, हम भी कमा रहे हैं, हम भी नौकरी कर रहे हैं तो कमाने के लिए कर रहे हैं। कोई 2 करोड़ 4 करोड़ 10 लाख 5 लाख पैसा लगाता है तो कमाने के लिए ही करता है, लेकिन वो लोगों को नौकरी करना, उनके ऊपर ट्रस्ट करना, उन लड़कों के ऊपर। तो मैं उन लड़कों से ये कहना चाहूँगा कि आप किसी भी कंपनी में काम कर रहे हैं तो अपना समझ के करें, उस कंपनी को और ऊँचाइयों पर लेकर जाएँ, ताकि जो आपके ऊपर ट्रस्ट कर रहे हैं वो उसके ऊपर आँख पे पट्टी बंधी रहे कि हाँ ये इंसान हमारे लिए बहुत ज़्यादा सपोर्टिंग था या है। जब तक है आप करते रहिए, और अगर आपने करने का मौका मिले तो ज़रूर करिए। और मेहनत और ईमानदारी के साथ कोई काम करेंगे तो निश्चित तौर पे उसमें प्रगति होगी। बाकी गलत रास्तों से कमाई थोड़ी सी चमकदार होती है, दिखती है, लेकिन उसका जो दीर्घकालीन परिणाम होता है वो अच्छा नहीं होता है। तो ये थी पंकज के साथ आज की कहानी, हम तुम और बंटी के साथ। हम लोग फिर मिलेंगे किसी और एपिसोड में किसी और के साथ। बहुत शुक्रिया, आप लोग ऐसे ही देखते रहिए, लाइक सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए, जिससे हम नए से नए लोगों के साथ आपको मिलवा सकें। पंकज आपका बहुत शुक्रिया और बहुत शुभकामनाएं कि आप ऐसे ही आगे बढ़ते जाएं। साथियों आप माध्यम से दर्शकों से कहूँगा आपके आप आइए, एक बार सेवा का मौका जरूर दीजिए। जी, आर्किड बिल्डिंग रोहतास आर्किड DLF के सामने गोमती नगर में ये है हम तुम बंटी। आइए, शुक्रिया।